हेलो एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट टर्न पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई इसमें क्या होता है? ये होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्यू क्या होता है? वो होता है हीट एक्सचेंज। एंड डब्ल्यू क्या होता है? वर्क डन। इंटरनल एनर्जी के बारे में मैंने ऑलरेडी सबको समझा दिया है। अब हम लोग समझते हैं कि हीट क्या होता है और वर्क क्या होता है। तो ये क्यू आपका हीट होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हीट को समझेंगे और उसके बाद फिर वर्क को। तो ऐसा समझते हैं कि अगर आपके पास एक सिस्टम है और एक सराउंडिंग है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर एनर्जी एक्सचेंज होता है ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, वो आपका हीट कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं ये एक आयरन का रॉड है, इसका टेम्परेचर है 200 डिग्री और सराउंडिंग ठंडा है। तो ये रॉड क्या करेगा? अपने हीट को रिलीज करेगा, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो अगर हीट को रिलीज कर रहा है या एनर्जी को रिलीज कर रहा है ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, तो वो हीट कहलाएगा। या एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको रेफ्रिजरेटर से निकाला या फ्रीज से निकाला और मैंने इसको प्लेस किया। इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री और बाहर का टेम्परेचर क्या है? 25। तो धीरे धीरे ये जो ऑब्जेक्ट ये गर्म हो जाएगा। तो क्यों गर्म हुआ? इसने सराउंडिंग्स हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। तो अगर हीट रिलीज होता है या हीट एब्जॉर्ब होता है किसकी वजह से, या आप समझो अगर एनर्जी का एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? हीट। ये आपका हीट होता है। अब हीट समझ में आपको आ गया होगा। हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, ये आपका हीट होता है। अब इसमें एक टर्म होता है आपका हीट कैपेसिटी। तो देखो हीट कैपेसिटी क्या होता है? तो हीट कैपेसिटी होता है अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और आपने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज किया है। 1 डिग्री इंक्रीज करना है, आप उसको डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हो या फिर केल्विन भी बोल सकते हो। तो अगर आपने किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाया है तो वो क्या कहलाएगा? आपके पास हीट कैपेसिटी। तो इसको समझने के पहले एक एग्जांपल समझते हैं। एक हमारे पास एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री। आपने इसको हीट मतलब ट्रांसफर किया और इसका टेम्परेचर हो गया 25 से 35 डिग्री। और मान लेते हैं हमने ये करने के लिए कितना हीट दिया? आपका 100 किलो जूल। तो 100 किलो जूल हीट देने से इसका टेम्परेचर 25 से हो गया 35। तो कितने का इंक्रीज हो रहा है? 10। तो 100 किलो जूल देने से 10 डिग्री बढ़ रहा है। तो 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए क्या होगा? तो देखो 100 किलो जूल से 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है, तो 1 डिग्री राइज करने के लिए तो कितना आपको हीट की जरूरत पड़ेगा? 100/10। तो कितना लगेगा? 10 किलो जूल। तो ये सबको समझ में आ रहा होगा। 100 किलो जूल देने से टेम्परेचर 10 डिग्री से राइज करता है। तो अगर आपको 1 डिग्री राइज करवाना है तो कितना हीट लगेगा? 10 किलो जूल। तो ये 10 किलो जूल आपका हीट कैपेसिटी होता है। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है? ये होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री। 1 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हो या फिर 1 केल्विन भी, राइज एक ही का ही होगा। तो जो हीट लगता है आपका किसी बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, वो होता है हीट कैपेसिटी, या इसको बोलते हैं टोटल हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया? हीट को क्या किया? टेम्परेचर से डिवाइड किया। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल टू होता है dQ/dt या फिर dQ इक्वल टू होता है C dt। नॉर्मली हीट कैपेसिटी क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है, पर ऐसा नहीं कि वो हमेशा कांस्टेंट हो। जैसे अगर आप वाटर को एज्यूम करो, अगर आपके पास वाटर है और अगर आप उसको हीट करोगे 25 से 26 डिग्री और आप उसी वाटर को अगर आप हीट करो 90 से 91 डिग्री, तो जब आप 25 से 26 हीट करते हो तो उसका हीट अलग लगेगा, और जब आप 90 से 91 हीट करोगे तो हीट अलग लगेगा। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है? टेम्परेचर के हिसाब से या टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो ये जो हीट कैपेसिटी है, ध्यान रखना टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और नहीं दिया तो आप इसको कांस्टेंट ले सकते हो। तो अगर आपको टोटल हीट पूछा है तो
टोटल हीट क्या होगा, Q इक्वल टू डी क्यू। मैंने हीट को कहा था कि हीट एक पाथ फंक्शन है, तो आप इसमें डेल्टा क्यू नहीं लिखोगे। डेल्टा सिंबल वही यूज होता है जो आपका स्टेट फंक्शन होता है, तो इसका इंटीग्रेशन से क्यू लिखा जाएगा। सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ सी डी टी, टेम्परेचर T1 से T2। अगर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होगा तो ये बाहर आ जाएगा, अगर ये कांस्टेंट नहीं होगा तो आपको इसको पूरा रख के सॉल्व करना है। तो आगे लिखते हैं इफ C इज कांस्टेंट। अगर C कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा दूंगा जहां पे कांस्टेंट नहीं होगा। तो अब यहाँ फॉर्मूला क्या होगा, C इक्वल होगा C और ये आएगा डेल्टा T। C इज टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। अब एक बात का हमेशा याद रखना है कि आपके पास C जो है वो कांस्टेंट है तभी बाहर आया है, अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो ये बाहर नहीं आएगा। अब देखो एग्जाम जो होते हैं वो 3 या 4 मेन एग्जाम मानते हैं। एक एग्जाम का नाम है MSCET या CET, किसी भी स्टेट का CET। दूसरा एग्जाम है JEE मेन, तीसरा एग्जाम है नीट और फोर्थ एग्जाम है JEE एडवांस। JEE एडवांस के अलावा किसी भी एग्जाम में, चाहे वो CET है किसी स्टेट का या फिर JEE मेन हो या फिर नीट है, वहां पे नॉर्मली C कांस्टेंट होता है, तो आप इसको बाहर निकाल के ये यूज कर सकते हो। मीन्स आप नीचे वाला फॉर्मूला भी याद रखोगे तो आपका JEE मेन, CET और नीट जैसे एग्जाम निकाल सकते हैं। पर एडवांस के केस में क्या होता है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा दिया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वहाँ पे कैलकुलेशन काफ़ी आते हैं, तो वहाँ पे ये आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे, तो वहाँ पे C एक वेरिएबल भी आ सकता है। तो ये आपका हो गया हीट कैपेसिटी। अब हम लोग एक सेकेंड टर्म को समझते हैं, वो आपके पास है मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, देखो लास्ट वाले में हमने अमाउंट को डिफाइन नहीं किया, तो आप क्या है कितना वाटर बिलो 100 ग्राम 200 ग्राम 1 kg, अमाउंट को डिफाइन नहीं किया। अब हम लोग अमाउंट को फिक्स करें, कितना ले रहे हैं 1 मोल। अगर आपने 1 मोल सब्सटेंस लिया और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाया तो जो भी हीट लगेगा वो कहलाएगा मोलर हीट कैपेसिटी। तो ये क्या होता है आपके पास, अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 mole substance by 1 degree। तो अगर आप 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाते हो तो वो कहलाता है आपका मोलर हीट कैपेसिटी। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CM से, और ये होता है dQ by N dt। पर मोल लेना है तो इसलिए हम लोग N से डिवाइड कर देंगे, और CM का मतलब है मोलर हीट कैपेसिटी। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, dQ इक्वल टू N CM dt, या फिर पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका होगा dQ और ये आपके पास आएगा N CM dt, टेम्परेचर T1 से T2। अब सेम वैसे ही अगर ये CM कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा तो बाहर आ जाएगा, और अगर ये वेरिएबल होगा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा तो आपको पूरा सॉल्व करना है। JEE मेन, CET या नीट जैसे एग्जाम में नॉर्मली कांस्टेंट होगा तो आप बाहर निकाल सकते हो। तो इसमें आगे लिखते हैं इफ CM इज कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है इसको बाहर निकालेंगे तो Q इक्वल होगा N CM डेल्टा T। तो ये आपके पास फॉर्मूला होगा मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म में। अब इसमें एक लास्ट टर्म आता है जो आपके पास कहलाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो वो क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आप 1 ग्राम के लिए डिफाइन करते हो तो वो कहलाता है स्पेसिफिक। तो इसमें थर्ड टर्म होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अगर आपके पास 1 ग्राम मान लेते वाटर है और आपने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाया तो वही कहलाएगा आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये क्या होता है आपके पास, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाई 1 डिग्री। अगर आप 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाते हो तो वो कहलाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
तो हम लोग यहाँ पे इसको m से डिवाइड करेंगे, पर ग्राम लेना है तो ये मल्टीप्लाई हो गए, और इसको सिंबल क्या होता है, सिंबल इसका होता है s, या इसका सिंबल होता है cs, s स्मॉल s या फिर cs। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं cs कर लेता हूँ, ये हो जाएगा आपके पास m cs dt। तो अगर आपको पूरा हीट लिखना है तो ये आपके पास हो जाएगा फिर m cs और dt। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होगा तो ये कंडीशन पे बाहर आ जाएगा, एंड फॉर्मूला विल बिकम m cs और डेल्टा टी या फिर ms डेल्टा टी। ms डेल्टा टी फॉर्मूला जो होता है ये फिजिक्स में करवाया गया होगा। फिजिक्स में नॉर्मली क्या होता है, मास के टर्म में होता है, तो ये नॉर्मली फिजिक्स में यूज होता है, केमिस्ट्री में इसका यूज कम होता है। इवन ये फॉर्मूला आप लोगों को क्लास 9 में बताया भी क्या होगा। तो हीट का फॉर्मूला होता है m cs डेल्टा टी या फिर ms डेल्टा टी। तो इसमें c क्या है, c इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। केमिस्ट्री में क्या होता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूज कम होता है, यहाँ पे ज्यादा यूज किसका होगा, ज्यादा यूज होता है मोलर हीट कैपेसिटी का। अब इससे रिलेटेड एक टर्म होता है और उसका नाम है कैलोरी। तो देखो कैलोरी क्या होता है, अब ये जो हीट कैपेसिटी होता है याद रखना है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर आपके पास 1 ग्राम वाटर है और आपने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाया, और कहाँ से कहाँ तक बढ़ाया, वो बढ़ाया है 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री। तो अगर आपके पास 1 ग्राम वाटर है और आपने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाया, कहाँ 14.5 से 15.5, तो उसको हीट करने में जितना भी एनर्जी लगता है वो कहलाता है कैलोरी। तो क्या होता है कैलोरी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री। और कहाँ से, फ्रॉम 14.5 टू 15.5। तो इसमें जो भी हीट लगेगा वो आपके पास कहलाएगा कैलोरी। जो भी कैलोरी पता होगा, और 1 कैलोरी का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है 4.2 जूल या फिर 4.18 जूल या अप्रॉक्सीमेट 4.2 जूल, ये इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। अब केमिस्ट्री में क्या होता है, जो हीट कैपेसिटी नॉर्मली यूज होता है वो होता है मोलर हीट कैपेसिटी। तो देखो क्या होता है, Cm क्या होता है, ये dQ बाई n dt। ठीक है, आपके पास है। अब मैंने आपको ये कहा था कि हम लोग जो स्टडी करते हैं उसमें कभी टेम्परेचर कांस्टेंट लेते हैं, कभी प्रेशर कांस्टेंट लेते हैं, कभी वॉल्यूम कांस्टेंट लेते हैं। ऐसा करना पड़ता है तभी हम लोग कुछ स्टडी कर पाते हैं। आप अगर सब कुछ वेरी कराओगे तो हम लोग कभी किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते। तो हम लोग वही समझते हैं, अगर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ने वाला, आप कितना भी हीट दो टेम्परेचर नहीं बढ़ने वाला है। तो उस केस में जो मोलर हीट कैपेसिटी होगा इसकी वैल्यू आएगा इनफाइनाइट, डेल्टा टी विल बी 0, सो इसका वैल्यू होगा इनफाइनाइट। तो याद रखना है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए Cm का वैल्यू या किसी भी हीट कैपेसिटी का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, ये आपको याद रखना है। सेकंड, अगर आपके पास प्रोसेस एडियाबैटिक है तो एडियाबैटिक में Q का वैल्यू 0, हीट एक्सचेंज नहीं होगा, तो Cm का वैल्यू क्या होगा 0। तो ये याद रखना है कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, वो 0 होता है अगर प्रोसेस कैसा होता है, एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक की केस में मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, 0 होता है। तो हमें दो तो समझ में आ गए। थर्ड समझते हैं, अगर आपके पास प्रोसेस क्या है, आइसोबारिक। अगर एक आइसोबारिक प्रोसेस है तो आइसोबारिक प्रोसेस में ये ध्यान रखना है कि जो P होता है वो कांस्टेंट होता है। तो उस केस में हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी को बोल देते हैं Cp। Cp क्या बताने के लिए कि प्रेशर कांस्टेंट है। तो Cp का मतलब क्या है, Cp का मतलब ये है, फिर ये आपका है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी को Cp से रिप्रेजेंट करते हैं कब, जब आपके पास प्रेशर होता है कांस्टेंट। तो हम लोगों ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, सेम को लिख रहे हैं Cp। Cp क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और लास्ट प्रोसेस कौन सा होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम लोग Cm को क्या लिखने लगते हैं, Cv। तो Cm को Cv बोलते हैं, इसका मतलब क्या होगा, दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये आपके पास क्या होगा, तो ये आपके पास कहलाएगा मोलर
heat capacity at constant volume। ठीक है, ये आपके पास क्या लगा, मोलाइट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मेरे हिसाब से सबको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो भी क्या हीट का मतलब सेक्शन, इस पे एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ हीलियम गैस इज 2 प्लस टी और इसका यूनिट लिखना चाहे तो ये होगा जूल पर मोल पर केल्विन। इफ 5 मोल हीलियम गैस इज टेकन, फाइंड द total heat required to raise the temperature of helium, from 27 डिग्री टू 77 डिग्री। ठीक, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मोलाइट कैपेसिटी ऑफ हीलियम गैस इज 2 प्लस टी, ये मैंने ब्रैकेट बन के जूल पर मोल पर केल्विन। इफ 5 मोल हीलियम गैस इज टेकन, फाइंड द टोटल हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ हीलियम फ्रॉम 27 डिग्री टू 77 डिग्री। तो देखो यहाँ पे क्या करना होगा, Q इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन ऑफ n Cm dt। Cm कांस्टेंट नहीं, आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते। मोल कितना है 5, तो ये क्या होगा 2 प्लस टी। टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन में ही लेना है, केमिस्ट्री में केल्विन के अलावा याद रखना कोई और यूनिट नहीं होता, सिर्फ केल्विन। तो 300 टू 350 और dt, तो ये क्या होगा 10, तो ये 10 और इंटीग्रेशन तो t, दिस विल बी 300 to 350 प्लस दिस विल बी 5 and 5 और ये क्या होगा वही t स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इंटीग्रेशन इतना आपको पता ही होगा। एंड दिस विल बी 300 to 350, so this will be 50, so this will be 50 into 10, 50 तो 500 and this is 5 by 2 and this is 350 का स्क्वायर माइनस 300 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेना, सो यू विल गेट द आंसर। तो ये हमारा होगा इसमें टोटल हीट का वैल्यू।